के में हम आगे डिस्कस करेंगे एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपनी शैशव अवस्था में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे नेता सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का रूपरेखा तैयार की थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेशी नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों में आह्वान किया कि वे दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न होंगे। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं था कि वो तटस्थ रहना नहीं था। अलग अलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें। जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका जैसे और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना भी करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक अपना सके हैं? भारत अभी भी एक है और लोकतंत्र राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रशंसकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई क्षेत्र, क्योंकि भारत में क्या है, डाइवर्सिटी है, वो सारे अलग अलग मांग करेंगे और उसके टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को तो लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी उनकी जो आकांक्षाएं थी, ये सारी फेल हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बनी है। परंतु दूसरी ओर सोच यह भी है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अशोध समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों में नहीं जा सकते, यानी कि जो कॉमन फैसिलिटी है उनका यूज़ नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद भी हमारे सारे राज्य में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव हैं, कई कोलैप्स हो रहे हैं। और हम अभी भी करंट में सिचुएशन देखते हैं कि हर जगह पर लोग जाति धर्म के आधार पर बांटे हुए हैं और आपस में ही क्या करते रहते हैं, वो उनके आपस में काफ़ी सारे मतभेद हैं। और सबसे परेशानी की बात ये तो यह है कि अमीर और गरीब में भी फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो झुग्गी में रहते हैं और वो बहुत सारे बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल में जिंदगी कुछ और है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय जो हमारे राष्ट्र नेताओं ने कसौटियाँ रखी थी, उस हिसाब से हम उन पर सही से नहीं उतरे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था?
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1956 में जब भारत में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उसी समय श्रीलंका की संसद में एक कानून पारित किया गया जिसमें सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, परीक्षाओं आदि की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा, जब आप मुझसे मेरी भाषा ही छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंहलावासी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था, अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रंग तिरंजे देश ही पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से ही श्रीलंका में कई गृह युद्ध चल रहा है, इसी कारण पैदा हुआ है। वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है और अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान ने उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, इसलिए इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को पलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहली थोपी गई, तो उसी प्रकार इंडिया में भी फूट होती। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने एकता की गहराई को पनपने दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एकता है।